हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 17 अक्टूबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। एंड आप वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। बाकी और इसमें कुछ नहीं है, मतलब एक बस ये है कि वो एक जेस्चर हो जाता है कि हाँ यू गाइज आर वॉचिंग एंड लाइकिंग द वीडियोज़, है ना। तो वो और मोटिवेट करता है कि मैं और बेहतरीन तरीके से काम करूँ और इम्प्रूव करूँ डे बाय डे। तो ये होता है। अब जैसे मैं बीच में कोई आर्टिकल डिस्कस करती हूँ तो कभी कोई क्वेश्चंस मैं पूछ लेती हूँ, तो आप जैसे गरिमा है और सैयद और नेहा कश्यप, अभिषेक, है ना, तो ये सब लोग जो है कमेंट करते हैं और आंसर करते हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज। और ऐसे ही मतलब दैट्स हाउ आई फील कनेक्टेड टू यू। एंड मतलब ये होना चाहिए ना, वन वे कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए कभी भी। जैसे परसों के और कल के हमने पार्लियामेंट वाले आर्टिकल में डिस्कस किया था कि एक ही तरफ आप बोल रहे हो और जो मतलब केवल आप क्या कर रहे हो, स्पीच को डिलीवर कर रहे हो, है ना, आप सुन नहीं रहे हो लोगों के ओपिनियन। तो वो सारी चीज़ें भी हैं, वो नहीं होना चाहिए। सो डू दैट, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डिस्कस। और मैं ये भी आपको बता रही हूँ कि मैं इस एक लेक्चर को पूरा 1 घंटे 2 घंटे, ठीक है, बीच बीच में इधर उधर की बातें ला के प्रमोशन करके ऐसा कर दो वैसा कर दो, वो सब भी कर सकती हूँ, है ना। लेकिन आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज आई रियली रिस्पेक्ट योर टाइम, है ना। तो आप जो भी अपना टाइम यहाँ पे दो वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा हो। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहली जो न्यूज़ है, गवर्नमेंट नोटिस टू फ्लिपकार्ट अमेजोन ओवर कंट्री ऑफ ओरिजिन टैग इशूज़। तो यहाँ पे ओरिजिन टैग इश्यूज़ क्या था कि जब हमारे मतलब इंडिया और चाइना के बीच में जो आपको पता है क्लैशेस हुए थे जून में, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, जितने भी ई कॉमर्स फर्म्स हैं उनको बोला था कि आप जो एक मैकेनिज्म आप ये अपनाओ कि जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, तो वो डिस्प्ले होना चाहिए आपके प्रोडक्ट्स के पास में, है ना। जैसे कि अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वन प्लस, ओप्पो या फिर रियलमी, ये सब चाइनीज़ ब्रांड है। नहीं लिखा रहता है, लोगों ने खरीदे होते हैं बट उनको पता नहीं रहता कि ये सब चाइनीज़ कंपनी हो। सोचते हैं वन प्लस अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो जब यहाँ पे ओरिजिन लिखा रहेगा, एक तरह से लोग देखेंगे ना कि चाइनीज़ है, तो बहुत सारे लोग क्या पता ना लें, है ना, वो सारी चीज़ें। तो ये भी एक इशू है। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बोला था गवर्नमेंट को कि ये इमीडिएटली मतलब इसको क्या किया जाए, क्योंकि वो फेस्टिव सीजन चल रहे हैं ना, बिग बिलियन डे और ये सब अमेजोन में ये सब चल रहे हैं, तो ये एक्शन लिए जाने चाहिए। तो इट हैज़ कम टू नोटिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स दैट सम ऑफ द ई कॉमर्स एंटिटीज आर नॉट डिस्प्लेइंग द मैंडेटरी डिक्लेरेशन, है ना। किस में ये मैंडेटरी डिक्लेरेशन दिए गए हैं, एज रिक्वायर्ड अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये नोटिस सेंड किया है ई कॉमर्स फर्म्स को। 3 ई कॉमर्स फर्म है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के अलावा एक और है। तो ये चीज़ है एम एंड ओके, ठीक है। M&A क्या होता है, मर्जर एंड एक्विजिशन, है ना। तो 33% मर्जर, तो ये बोला गया है कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब 6% जो है इन सितंबर क्वार्टर एट $21.6 बिलियन का ये मर्जर और एक्विजिशन हुआ है, M&A, है ना। सबसे जो लार्जेस्ट डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हमने देखने को मिली थी वो सितंबर क्वार्टर में मिली थी, जब फ्यूचर ग्रुप को किसने कर लिया था, फ्यूचर ग्रुप रिटेल के जो पूरे वेयर हाउस लॉजिस्टिक बिजनेस है, तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने क्या कर लिया था, उसका एक्विजिशन कर लिया था ना। $3.38 बिलियन की डील हुई थी। देन मदर सुमित एंड एक्विजिशन ऑफ संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल ना रिवर्स टेक ओवर ट्रांजेक्शन, तो ये भी है। सेंटर बोरिंग फॉर स्टेट येट टू फ्लैटन यील्ड कर्व, है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला है। और आरबीआई ने मतलब ये अश्योर्ड किया है कि जो बोरिंग प्रोग्राम है सेंटर का एंड स्टेट का फॉर द रेस्ट ऑफ 2020, ये काफ़ी कंप्लीटेड हो जाएगा बिना किसी डिसरप्शन के, और अच्छे तरीके से ही हो जाएगा और फिनेंशियल स्टेबिलिटी इससे आएगी, है ना। यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वर्ल्ड की हम बात करें, वर्ल्ड न्यूज़ की, तो एक तो थाईलैंड के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो है, ठीक है। दूसरा जो क्या था, अज़रबैजान और आर्मेनिया का जो इशू था। और बाकी जो है ब्रेग्जिट है ना, यूके पीएम ट्रेड टॉक्स ओवर टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ नो डील ब्रेग्जिट। तो हमने ईयू के बारे में कल काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, है ना। तो हम इसको मतलब जैसे आज नहीं पढ़ रहे, तो कल हम अगर ईयू आता है दोबारा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो कल की तो जो वीडियो रहेगी वो रिवीजन वीडियो रहेगी, उसमें पूरे न्यूज़ में मतलब पूरे वीकेंड में क्या हुआ, वीक्स डेज में क्या हुआ, वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना, जो न्यूज़पेपर में नहीं डिस्कस किया गया है। सो ट्रैकिंग द वेदर सिस्टम दैट गिव हैदराबाद इट्स रेनेस्ट डे एवर। तो हैदराबाद में काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई है मैसिव फ्लड की वजह से। 70 पीपल जो है उनकी डेथ तेलंगाना
तेलंगाना में हो गई है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में, और हैदराबाद ने क्या है 117 ईयर्स में हाईएस्ट जो रेन है वो रिकॉर्ड किया है ना, 191.8 mm। तो ये है द 24 आवर रेनफॉल एंडिंग 8। अब ये क्या है, मतलब डिप्रेशन है, मतलब सबसे पहले क्या आ रहा है, जो लो प्रेशर एरियाज है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि अक्टूबर 14 से ये लो प्रेशर एरियाज है 15 नॉट, और उसके बाद फिर क्या आता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर डीप डिप्रेशन, है ना। तो ये सारे जो होते हैं ये सब डिप्रेशंस आर पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन विंड स्पीड। तो विंड स्पीड पे ये बेस्ड होते हैं, और यही चीज़ है कि ऑल दीज स्टेट्स एक्सपीरियंस अबव नॉर्मल रेन ड्यूरिंग द रिसेंट मानसून सीजन। और इसी का ये रिजल्ट है कि जो सॉइल थी इन रीजन्स में उसने एक सिग्निफिकेंट जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिटेन कर लिया था, है ना। अब जब इस वाली जो लैंड्स होती हैं वहाँ पे अगर हाई मॉइस्चर अवेलेबल है तो ये क्या करता है, दिस लार्ज एम्बेडेड सिस्टम ऑल अलॉन्ग इट्स पाथ सो फॉर। तो ये एक रीज़न है कि जो मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लड और मतलब रेन आ रही है ना। नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज़ है वो देख लेते हैं, क्यू ए नॉन अ कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी ऑफ फीडिंग वायलेंस। तो कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी क्या है, ये आपने क्यू ए नॉन का अगर नाम नहीं सुना है तो ये एक बहुत ही बड़ा एक जो प्रोपेगेंडा है ये चल रहा है यूट्यूब में, बहुत सारी साइट्स में, है ना। तो ये अभी यूट्यूब ने यही अनाउंस किया है कि ये जो एडिशनल मेजर है टू ब्लॉक कंटेंट दैट प्रमोट्स क्यू ए एन, है ना। तो ए प्रो डोनाल्ड ट्रम्प कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी ऑफ मूवमेंट, तो इसको वो क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, मेजर लेंगे इसको ब्लॉक करने में। और ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहा है, ट्विटर, टिकटॉक, इन्होंने भी कुछ हैशटैग जो थे रिमूव किए गए थे इस अकाउंट से। अब बेसिकली वैसे ये QAnon है क्या कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी, ये जो इसके फॉलोअर्स होते हैं ये बिलीव करते हैं कि जो वर्ल्ड है वो रन किया जा रहा है बाय केबल ऑफ पीडोफिल्स, है ना। पीडोफिल्स क्या होते हैं कि जो लोग जो बच्चों के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं, है ना। तो पीडोफाइल उनको बोलते हैं, पर्सन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन, है ना। तो अभी आपको एक न्यूज़ भी पता होगी कि एक फ्रांस केबल करके है एक पर्सन, तो उसने 19 बॉयज़ के साथ ब्रूटली रेप किया था। मतलब उसने ये बोला था कि तुम में जो है राक्षस है, डेविल, है ना, एंड आई नीड टू गेट द डेविल आउट ऑफ यू। और उसके बाद ब्रूटली उनका जो था रेप किया गया था, है ना। तो ये इनके कुछ बिलीफ होते हैं। और बाकी ये होते हैं कि जो ट्रम्प है वो उनका ये एम है कि US प्रेसिडेंट इस केबल को, ये जो केबल चल रहा है ना पीडोफाइल्स का, तो उसको अनमास्क करना चाहते हैं और उनको पनिश करना चाहते हैं। और जो कॉन्स्पिरेंसी थ्योरिस्ट हैं ये बोलते हैं कि जो ट्रम्प है वो जो डीप स्टेट में ये सीक्रेटिवली काम कर रहे हैं, एंड द थ्योरी हैज़ बीन गेनिंग ट्रैक्शन अमंग सम फार राइट वोटर्स। बहुत सारे वोटर्स जो है इसको क्या करते, सपोर्ट करते हैं, है ना। बाकी इनके जो व्यूज़ हैं, बिलीव है कि एनन जो सपोर्टर्स होते हैं तो ये क्या सोचते हैं कि एंटी सेमेटिक व्यूज़ इनके होते हैं कि ये लोग बोल रहे हैं कि कोविड-19 एक हॉक्स है और जो वैक्सीन है वो ज्यूइश पीपल ने कंट्रोल की हुई है। दूसरा ये बोलते हैं कि जो मतलब जो ट्रुथ है 9/11 के पीछे उस पर भी क्वेश्चन करते हैं, और जो एलियंस की लैंडिंग होती है, तो इस तरीके के इनके थॉट्स हैं ना। तो ये बस आपको कोई पूछ दे कि ये QAnon जो है क्या चीज़, तो ये पता होना चाहिए कि किस तरह के लोग हैं, क्या बिलीफ ये रखते हैं, है ना, और कैसे हैं। तो ये सब चीज़ें, और जो मतलब टॉम हैंक और ओबामा और हिलेरी क्लिंटन हैं डेमोक्रेट्स, तो ये उन पे एलिगेशन लगे थे कि ये एक तरह से चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है वो चला रहे हैं ना, सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग, ग्लोबल चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग। तो ये है। तो इट टुक शेप around 2017 when an anonymous user called Q or Q Clearance Patriot स्टार्टेड पोस्टिंग कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज, है ना। कॉन्स्पिरेंसी जो षड्यंत्र थ्योरीज होती है ना, जिनका कोई अभी जैसे बोल रहे हैं कोरोना ये है, कोरोना वो है, तो उसका कोई मतलब एक लॉजिक वो नहीं है प्रूव, है ना। तो ये होती है कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज। क्यू रेफर्स टू अ सिक्योरिटी क्लियरेंस गिवन बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी फॉर एक्सेस टू टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। और क्यू ये बोला गया कि हु क्लेम्स टू बी अ हाई रैंकिंग इंटेलिजेंस ऑफिसर विद एक्सेस टू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इनके पास है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, है ना। और इसने जो था 4चेन 2017 से यहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट किया, और जो ये पोस्ट था ये 8चेन, है ना, विच वाज शट डाउन आफ्टर मैस शूटिंग इन एल पासो टेक्सास में शूटिंग भी हुई थी 2019 में। इन्होंने जो था हेट कंटेंट वहाँ पे पोस्ट किया था 8चेन में, है ना। तो ये अभी यही चीज़ क्लियर नहीं है कि क्यू जो है सिंगल यूज़र है, ये क्या है। बस इतना ही जानना ज़रूरी था कि कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी फीडिंग वायलेंस।
नेक्स्ट यहाँ पे है सॉलिडेरिटी ट्रायल डैम्पनर के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सॉलिडेरिटी ट्रायल होता क्या है, यानी कि साझा परीक्षण, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये सारी दवाइयाँ हैं, कौन सी वैक्सीन्स मतलब जो बनेंगी कोविड-19 के लिए, इट कवर्स 4 रिपर्पस ड्रग्स और ड्रग कॉम्बिनेशंस, है ना। कॉम्बिनेशंस मतलब कि सारी ड्रग्स का कॉम्बिनेशन करके फिर उनको कंपैरिजन किया जाएगा कि उन दवाइयों की जो प्रभावशीलता है उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है, कि मतलब कौन कितना इफेक्टिव है, क्या मिलके ये लोग रिजल्ट भी दे रही हैं ये वैक्सीन या नहीं, है ना, लोग नहीं वैक्सीन। तो रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड लोपेनेविर एंड रिटनोविर एंड इंटरफेरॉन। तो ये रोटनाविर और लोवेनेविर जो है इंटरफेरॉन में इसका कॉम्बिनेशन करके ये दी जाएगी। तो ये 400 हॉस्पिटल्स में 30 कंट्रीज़ में ये स्टडी की गई, और यहाँ पे जो इफ़ेक्ट्स थे इन ट्रीटमेंट के वो उसके वेरियस इंडिकेटर्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे यही बोला गया है कि इससे मतलब कुछ ज़्यादा खास कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, कि मॉर्टेलिटी रेट कम हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है ना। तो जैसा मतलब था वैसे ही था, कुछ ज़्यादा खास हमको जो है पता इसमें नहीं चला है ना। तो सॉलिडेरिटी थेरेप्यूटिक ट्रायल्स इसको बोलते हैं, लार्जेस्ट मल्टीनेशनल ह्यूमन ट्रायल्स ऑन कोविड-19 थेरापेटिक्स। इट वाज इनिशिएटेड बाय WHO, ठीक है, WHO ने किया था, इट्स पार्टनर इन मार्च टू हेल्प फाइंड एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19, है ना। तो इंडिया ने भी इसको भी 27 मार्च के 2020 में ही इसको ज्वाइन किया था, सॉलिडेरिटी ट्रायल यानी कि साझा परीक्षण को। एंड व्हाट हैव द ट्रायल्स फाउंड, लिटिल और नो इफेक्ट, है ना। तो कोविड-19 के पेशेंट्स पे कुछ ज़्यादा ही मतलब रिड्यूसिंग मॉर्टेलिटी ऐसा कुछ नहीं था। एंड ड्रग्स लाइक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड लोपेनेविर इन फैक्ट had already been dropped over the course of last 6 months, है ना, for not showing such promise। मतलब जितना ये प्रॉमिस कर रहे थे कि ऐसा हो जाएगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से, तो इतना प्रॉमिसिंग ये नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो रेमडेसिविर पे फोकस किया जा रहा है ना, ये चीज़ बोला गया कि टू व्हाट एक्सटेंट हैव दीज ड्रग्स बीन यूज्ड इन इंडिया। तो वाइल इंडिया ने जो है कॉम्बिनेशन स्टॉप कर दिया है लोपेनेविर और रिटनोविर का, ठीक है, पैंडेमिक से पहले, मतलब ये इस टाइम पे हमने क्या कर दिया, इनका कॉम्बिनेशन का यूज़ करना बंद कर दिया है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड इंटरफेरॉन कॉम्बिनेशन है स्टिल यूज्ड एज पार्ट ऑफ द कोविड-19 ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इनका अभी हम स्टिल अभी भी यूज़ कर रहे हैं। एंड रेमडेसिविर जो है वो वर्क करता है, ये बोला गया है कि इफ़ यू वर एबल टू गिव इट द राइट टाइम, मतलब एक सर्टन टाइम पे होता है ना कि आपको जैसे खाने से मतलब बिना खाए खाली पेट खानी है कोई दवाइयाँ या कुछ ऐसे, तो इस तरीके से दिया जाए तो कुछ इफेक्ट कर सकता है। तो यही था, कुछ खास नहीं था। ये दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये जो है रियल पॉपुलेशन वरी, ठीक है, तो इसमें इसी को डिस्कस कर लेते हैं, CR रंगराजन एंड C रंगराजन एंड JK साटिया, ठीक है। तो JK साटिया जो ये है फॉर्मर चेयरमैन है रंगराजन, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, एंड फॉर्मर गवर्नर है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। साटिया जो है प्रोफेसर एमिरेट्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर। तो इन दोनों ने मिलकर काफ़ी एक बेहतरीन आर्टिकल ये लिखा है। और ये किस पे लिखा है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, यानी कि क्या, कुल प्रजनन दर जिसे हम कह सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। अभी जो था इंडिया का जो पॉपुलेशन फ्यूचर है ना, वो उससे मतलब पता चलेगा टोटल फर्टिलिटी रेट से किस तरीके का हमारा पॉपुलेशन आगे रहेगी फ्यूचर में, इंडिया की जनसंख्या। तो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे सिस्टम, ठीक है, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने एक स्टैटिकल रिपोर्ट जो थी वो रिलीज़ की थी 2018 में। एंड ग्लोबल पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस मेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड एवोल्यूशन IHMI US, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया कि फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का वो डिक्लाइन कर रहा है ना। तो पहले तो अगर सिंपल ये स्टेटमेंट हो जाए कि वो सर्च कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिक्लाइन कर रहा है कुछ सालों से। अब ये होता क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि TRF indicates the average number of children expected to be born to a woman during her reproductive span, है ना, कि मतलब कुल प्रजनन दर का मतलब ये होता है कि अपने लाइफ साइकिल, जीवन काल में एक महिला से पैदा होने वाले जो बच्चों की एक एवरेज नंबर होता है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो SRS reports estimated the total fertility rate, the number of children a mother would have at the current pattern of fertility during her lifetime as 2.2 in the year 2018। तो कितना है ये, 2.2 है 2018 में, ठीक है। अगर मतलब ज़्यादा टेक्निकल टर्म में ना जाके मैं सिंपल बोलूँ कि जो सबसे पहले तो जो महिलाओं की जो एज होती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव स्पैन, मतलब क्या होता है
कि जो बच्चे पैदा करने की जो आयु है ना, तो 15 से 49 वो कंसीडर की जाती है। 15 to 49 इस एज को बोला जाता है। और वैसे अगर बात करें तो 25 to 29 एज इज़ द मोस्ट फर्टाइल एज बोला जाता है। तो इसी बीच आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो है शादियाँ वगैरह का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि एक ये भी उसका रीज़न है। लेकिन जैसे जो बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र हैं, तो वहाँ पे 20 और 24 की एज में भी होता है। जम्मू कश्मीर में 30 एज में शादी होती है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड दूसरा ये कि इट इज़ नाउ 2.2%, जो हमारे नेशनल अगर हम देखें टोटल फर्टिलिटी रेट, वो कितना है, 2.2% है। एंड बाकी क्या है, fertility is likely to continue to decline and it's estimated that replacement TFR of 2.1 है ना, would soon be if not already। तो यहाँ पे ये एस्टिमेट किया गया है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1.38% हो जाएगी, परसेंट है 2018 में, विद इंडियाज एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ 137 करोड़। तो ये इसका मतलब ये कि 1.9 करोड़ पर्सन्स वुड हैव बीन एडेड दैट ईयर, है ना। तो अगर हम 2011 से 2018 के जो SR स्टैटिकल रिपोर्ट है उसको देखें तो TFR डिक्लाइन हुआ है 2.4, ठीक है, 2.4 से 2.2 में ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इसके रीज़न देखो बहुत सारे होते हैं, पहले मैं आपको रीज़न बता देती हूँ जो इस आर्टिकल में पूरी तरीके से डिस्कस नहीं किए गए। तो रीज़न यही है कि जो मतलब क्या होता है, एक तो हायर एजुकेशन, अभी महिलाओं को हायर एजुकेशन मिल रहा है तो उनको पता है कि उनको जल्दी एज में मतलब ऐसा शादी नहीं करनी है, उनको अपना जो है इंडिपेंडेंटली मतलब जीना है ना। दूसरा ये कि जो लेट मैरिज होती हैं तो इसी वजह से वो लेट मैरिज भी करती हैं, है ना। दूसरा ये होता है कि फिनेंशियली वो इंडिपेंडेंस चाहती हैं, है ना। तो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी की वजह से ये जो होता है मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट ये बहुत ज़्यादा अभी नहीं है ना। और साथ में ये भी है कि यहाँ से मतलब जो है हमारे एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, एजुकेशन और किसी स्टेट का कल्चर किस तरह का है ना। तो एजुकेशन अगर जहाँ पे लिटरेसी अगर ज़्यादा होगी, लिटरेसी रेट अगर जिस स्टेट में हाई होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे TFR क्या होगा, लो होगा, है ना। और जहाँ पे अगर लिटरेसी रेट अगर लो होगा तो TFR आपका कैसा होगा, हाई होगा। तो ऐसे आप एग्जांपल मुझे दे सकते हो कि अभी कौन से स्टेट का जैसे लिटरेसी रेट है हाई है, तो केरला का है, ठीक है। तो केरला का कितना लिटरेसी रेट है वो भी आपको पता होना चाहिए, 99.3% है। तो यहाँ का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी कम है। और वहीं अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार का जो है 26.8% यहाँ पे लिटरेसी, तो लो लिटरेसी है, मतलब साक्षरता की कमी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से यहाँ की जो प्रजनन दर है वो भी क्या है, 3.2%, जो हमारी नेशनल परसेंट से भी ज़्यादा है ना, 3.2%। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये देख लो आप कि द 6 स्टेट विद हायर देन नेशनल फर्टिलिटी रेट, जो हमारे नेशनल फर्टिलिटी रेट से भी हायर है, एंड देयर TFR 2018 में बिहार का 3.2 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कितना है, 2.9, मध्य प्रदेश 2.7, राजस्थान 2.5 एंड झारखंड 2.5 एंड छत्तीसगढ़ 2.4। तो फर्टिलिटी लार्जली डिपेंड्स अपॉन सोशल सेटिंग। दो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, एक तो सोशल सेटिंग पे डिपेंड करती है फर्टिलिटी, दूसरा प्रोग्राम स्ट्रेंथ पे, ठीक है। और जो फीमेल एजुकेशन है, महिलाओं की जो साक्षरता है, महिलाओं को जो शिक्षा दी जाती है, वो सोशल सेटिंग का एक की इंडिकेटर्स है ना। और ब्रॉडली हायर द फर्टिलिटी मेल एजुकेशन लेवल, फीमेल एजुकेशन लेवल लोअर द फर्टिलिटी, है ना। जितना ज़्यादा फीमेल एजुकेशन लेवल ज़्यादा बढ़ेगा उतने ही कम क्या होगी, फर्टिलिटी होगी, है ना। तो इलिटरेट वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 ईयर्स हैव हायर फर्टिलिटी देन लिटरेट वुमेन इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, यानी कि प्रोग्राम जो स्ट्रेंथ है इज इंडिकेटेड बाय द अनमेट नीड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, है ना। तो कॉन्ट्रासेप्शन क्या होती है कि मतलब ये चीज़ बोला गया है कि इसके जो प्रोग्राम स्ट्रेंथ है तो इसके काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं, सेवरल कंपोनेंट्स हैं। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि काफ़ी सारी जो वुमेन जो शादीशुदा है, मैरिड है, तो वो ना ही प्रेग्नेंट है, ना ही वो क्या है, एमोनरिक, है ना। तो एमोनरिक का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जिनको मतलब वन हु डज़ नॉट मैंसुरेट, है ना। तो मैंसुरेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप मतलब आगे प्रेगनेंसी के लिए, तो यही मतलब इसेंशियल थिंग होता है कि आपको मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है 3 से 4 डेज़ की, तो वो ज़रूरी होता है ना। तो इसमें क्या होता है, द एब्सेंस ऑफ दिस थिंग, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आपको नहीं होंगे इसमें, तो ये चीज़ होता है, तो वो भी नहीं होती है। तो विच हैव
डू नॉट डिज़ायर अ चाइल्ड, है ना, कुछ लोग जो है शादी के बाद उनको चाइल्ड की डिज़ायर नहीं होती है एवर, बट आर नॉट प्रैक्टिसिंग कॉन्ट्रासेप्शन, तो वो कॉन्ट्रासेप्शन का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 इन्होंने प्रोवाइड किया था एस्टिमेट्स कि जो अनमेट नीड है वो 12.9% है और कॉन्ट्रासेप्टिव का जो प्रेवलेंस है वो 53.5% हो गया है इंडिया में, है ना। और ये पूरा अगर टोटल डिमांड देखें हम कॉन्ट्रासेप्शन की तो वो मिलके कितने हो गए 66.4%। तो एक ये भी रीज़न है। और बिहार में हम देखें तो हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन की दर बिहार में सबसे ज़्यादा है एंड हैज़ द हाईएस्ट अनमेट नीड ऑफ 21.1%, है ना। और यहाँ पे प्रिवलेंस भी, मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस है वो भी बहुत कम होता है, 24.1%, है ना। तो ये है क्योंकि यहाँ पे लोगों को इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है। ऑल्दो फीमेल एजुकेशन लेवल आर इम्प्रूविंग, बिहार में बढ़ रहा है फीमेल एजुकेशन। फर्टिलिटी फॉर वुमेन विद एनी एजुकेशन लेवल हायर इन 2018, है ना, 2011। यूपी में जो है 18% है। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस यहाँ पे काफ़ी हायर है, 45.5% है ना। तो ये भी है स्ट्रांगली। फर्टिलिटी अमंग वुमेन विद क्लास 10 और हायर एजुकेशन इन यूपी इज़ ग्रेटर एंड 2018 कंपेयर टू 2011, है ना। तो एक ये भी चीज़ है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो सेक्स रेशियो एट बर्थ होता है तो बियोलॉजिकली मतलब कितना होना चाहिए, 1050 मेल्स टू 1000 फीमेल्स होना चाहिए, है ना। लेकिन अभी बात करें तो 950 फीमेल्स टू 1000 मेल्स, लेकिन अभी जो एस की जो रिपोर्ट्स थी उसमें ये बताया गया कि इंडिया में सेक्स रेशियो एट बर्थ है, मतलब कितनी पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, तो वो कितने थे 1000 मेल्स पे केवल 8099, है ना। 899 केवल 2018 की अगर बात करें, 2011 में जहाँ पे 906 था, मतलब 1000 पे कितना था महिलाएं, 906 थी, वो 2018 में आके कितनी हो गई 899, है ना। तो ये स्थिति है बहुत ख़राब है, मतलब एक बैलेंस नहीं है। और ये मेन मतलब ये चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि अभी भी लोग जो है बेटे को प्रेफरेंस देते हैं कि हो तो पहला भी जो हो बेटा बेटा ही होना चाहिए, मतलब जो बच्चा हो पहला वो क्या होना चाहिए, सन को प्रेफरेंस दी जाती है सारे स्टेट में। केवल केरल और छत्तीसगढ़ में अभी ऐसी स्थिति नहीं है। और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो रिपोर्ट है UNFPA स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020, तो इसमें ये कहना था इनका कि द सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया इज 910, लोअर देन ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, है ना, एक्सेप्ट चाइना। तो केवल चाइना ही मतलब एक ऐसा है जो हमसे थोड़ा इस चीज़ में पीछे है, बाकी सारी कंट्रीज से हमारी जो इसमें रैंक है वो बहुत ही पुअर है। एंड दिस इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न बिकॉज ये काफ़ी एडवर्स रिजल्ट हमें दे रहा है, ये ग्रॉस इम्बैलेंस को दर्शाता है यहाँ पे मेन और वुमेन के बीच में, है ना। मैरिज सिस्टम सारी चीज़ों को मतलब वुमेन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल ये रहता है। और फीमेल एजुकेशन को मतलब यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए वही सब चीज़ें से हेल्प कर सकती है। बैलेंस सेक्स रेशियो होना चाहिए, है ना। ओवर टाइम हमको ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए। द पीरियड 2011 इन द व्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स सन प्रेफरेंस रिजल्टिंग जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन, है ना। तो आप मतलब सन को प्रेफरेंस दे रहे हो बेटों को, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि बेटी हो, और मतलब बेटी के काफ़ी सारे रीज़न है ना होने के, उनको मतलब पहले ही फीमेल फिटिसाइड जो हो जाता है ना। ये इसलिए भी होता है क्योंकि देखो सेफ्टी के कंसर्न से भी होता है, क्योंकि आज के टाइम पे भी अगर मैं बात करूँ तो आज भी हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि यू कैन नॉट गो टू अर्ली मॉर्निंग फॉर मॉर्निंग वॉक, है ना, आप नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, लोग हैं मतलब जो बाहर है ना, लोग बैठे हुए हैं, मतलब जानवरों से ज़्यादा खतरा उन लोगों से है जो जानवर बने हुए हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, गर्ल्स के साथ सेफ्टी के इशू रहते हैं, और बाकी तो आपको पता ही है क्या क्या इश्यूज रहते हैं, डाउरी का रहता है, बहुत सारे बर्डन लेके चलते हैं। सो इन कंक्लूजन देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू रीच यंग पीपल, है ना। तो हमको यही है कि अभी जो है यंग पीपल के पास जाना चाहिए, उनको जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन है उसके बारे में उनको जानकारी देनी चाहिए, और जो भी जेंडर इक्विटी के नॉर्म्स है वो उनको उनमें कल्टीवेट करने चाहिए। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो इस पे पॉपुलेशन का जो जनसंख्या का जो फ्यूचर है वो क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट और इन सब चीज़ों पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राफ भी आप देख सकते हो कि जो अभी हमने सारी चीज़ें डिस्कस की ना कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस है 2015-16 में, है ना, तो ये देखने को मिल रहा है, ये जो ग्रीन वाला है लिटरेट वुमेन इन एज 14 to 49 ईयर्स, है ना, 2018। तो ये है अलग अलग स्टेट का डेटा यहाँ पे दिया गया है। देन
यहाँ पे स्पेन जो है, स्पेन और इंडिया के रिलेशंस की बात की गई है, इंडिया और स्पेन के किस तरह के रिलेशन हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोरोना वायरस ने हम दोनों कंट्रीज़ को बताया है कि हम किस तरीके से अपने जो टाइज़ हैं उसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें, अपनी जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करें, है ना। तो यहाँ पे नेशनल डे ऑब्जर्व किया गया था अक्टूबर 12 में, और यहाँ पे जो पैंडमिक से जो स्थिति थी तो उसको टैकल करने की बात की गई थी। एंड द होल वर्ल्ड इज़ फेसिंग अ ग्रेट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि उनको पहले तो सलामी देते हैं ब्रेवरी और जो स्ट्रेंथ है ना, जो सैनिटरी प्रोफेशनल्स हैं टू द अराउंड द वर्ल्ड, तो उनको सल्यूट करते हैं। और अक्टूबर 12 की अगर हम बात करें तो रिमाइंड करता है स्पेन को कि स्पेन में एक ग्रेट कम्युनिटी है, 500 मिलियन पीपल वहाँ पे है हु शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, उनकी एक कॉमन हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज है, इवन फैमिली के लिंकेजेस हैं। तो ये सारे जो कॉमन फीचर हैं स्पेन और जो आइब्रो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, है ना, आइबेरियन बोलते हैं ना इनको, सो लेड टू द क्रिएशन ऑफ द आइब्रो अमेरिकन समिट, है ना। 1991 में ये आइब्रो अमेरिकन जो समिट है ये भी होती थी, और इसमें 12 यूरोपियन और अमेरिकन, स्पेनिश एंड पोर्चुगीज स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं अभी 22, एंड हुज लीडर्स मीट एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में मिलते हैं टू डिस्कस इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल एजेंडा फोकसिंग ऑन सोशल कोहेशन, एजुकेशन एंड कल्चर, ठीक है। और अगर हम इंडिया के साथ बात करें तो 1956 से हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो स्टार्ट हुए थे, और वी हैव डेवलप्ड डीपर रिलेशनशिप, है ना। हमारी अभी जो रिलेशनशिप है काफ़ी और डीपर होती जा रही है। बोथ कंट्रीज स्टैंडर्ड, हमारी जो फ्रेंडशिप है वो इंटेंस हुई है इंस्टीट्यूशनल एजेंडा पे हाईएस्ट लेवल पे, है ना, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी ऑफिशियल विजिट किया था, और जो प्रेसिडेंट वहाँ के हैं गवर्नमेंट स्पेन, पेड्रो सैंचेज, तो उनके साथ भी साइडलाइन जो जब G20 समिट हुई थी अर्जेंटीना में 2018 में, तो वहाँ पे भी साइडलाइन बातचीत हुई। और 6 राउंड ऑफ इंडिया स्पेन कंसल्टेशन मैकेनिज्म भी जुलाई में डिस्कस किया गया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वर्चुअली डिस्कस की गई थी दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। एंड स्पेन जो है कमिटेड है टू स्ट्रेंथनिंग इंडो स्पेनिश रिलेशनशिप एट द हाईएस्ट लेवल इन डिफरेंट एरियाज। सबसे मेन यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर की बात की गई है कि एजुकेशन सेगमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे लॉन्च किया गया था दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वांतेस, है ना, 2007 में किया गया था। तो ये टर्निंग पॉइंट एक तरह से प्रूव हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियंस थे वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे स्पेनिश सीखने में, और ये एक ऑफिशियल सिचुएशन थी, इंस्टीट्यूशन है, ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन है ये जो सर्वांतेस है, डेडिकेटेड टू प्रोमोटिंग आवर लैंग्वेज एंड कल्चर, और 1000 ऑफ इंडियंस को स्पेनिश इसने सिखाई है हर साल, बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर इन द वर्ल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर ये बन गया है। और अगर मतलब देखो, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो लेट मी टेल यू कि आप इसे खुद से भी एफर्ट कर सकते हो। अगर आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा डिग्री अगर नहीं चाहिए, जस्ट फॉर पैशन, तो आप 2 महीने में स्पेनिश सीख सकते हो, 2 महीने में फ्रेंच सीख सकते हो, आप सारी चीज़ें खुद से कर सकते हो। सो रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन सोशल मीडिया अननेसेसरी, आप कुछ मतलब फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह उस पर ना स्क्रॉल डाउन करके, स्क्रॉल अप करके, वो ना करके आप क्या करो, अपने 10 to 20 मिनट आप अपनी कोई हॉबी डेवलप करने का टाइम आपको देना चाहिए, है ना। तो वैसे भी सीख जाते हैं। मैंने खुद सीखी है 2 मंथ में स्पेनिश प्रैक्टिस से, और उसके लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन सारे इंस्टीट्यूट में ही जाओ, मतलब वो पैशन होना चाहिए सीखने का। सो इन दिस रिस्पेक्ट दिस एक्सचेंज प्रोग्राम शुड कंटिन्यू टू एक्सपेंड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड आर सिटीजन, है ना, सिटीजन प्रोफेशनल पॉसिबिलिटीज। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जो स्पेनिश लैंग्वेज है इट गिव्स एक्सेस टू अ मार्केट जो 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक है, जिसकी रीच क्या है 500 मिलियन पीपल तक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि जो अगर हम स्पेन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इसका कल्चर कोऑपरेशन में, है ना, दोनों कंट्रीज़ के लिए ही। और जो 5 इयर्स के लिए जो प्रोडक्शन, जब ब्लॉकबस्टर जो मूवी आई थी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो था दोनों ही कंट्रीज़ को बूस्टअप मिला था। और एक्सचेंज जो प्रोग्राम है पैंडमिक के टाइम पे इंडिया और स्पेन में, तो वो भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है, रियल पोटेंशियल पता चला है, इकोनॉमिक्स फ्लो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, है ना। और स्पेन का भी काफ़ी ज़्यादा जो है आने वाले दशकों में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपर्टाइज कुछ एरियाज़ में उनका है। जैसे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड की बात करें तो स्पेन हैज़ मैनी रिनाउंड कंपनीज़, काफ़ी उनकी महत्वपूर्ण कंपनियाँ हैं जो पोर्ट्स के जो विकास है, बंदरगाहों के डेवलपमेंट में, एयरपोर्ट्स में, रोड्स प्रोजेक्ट्स में और अदर फैसिलिटी है ऑल ओवर द प्लानट, तो वो सब वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम अल्टरनेटिव एनर्जी की बात करें तो उसमें भी स्पेन स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ रखता है ना, और इकोनॉमिक और कमर्शियल पोटेंशियल स्पेन का है। तो अभी नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 65 ईयर्स हो जाएंगे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को,
और यही चीज़ बोली गई है कि क्लोजली जो है इंडिया के साथ मतलब स्पेन जो है अच्छे रिलेशन हो रहे हैं। आर्टिस्ट ऑफ डिज़ाइन, तो यहाँ पे हमें भानु अथैया वर्क हेल्प हाईलाइट द रोल कॉस्ट्यूम डिज़ाइन प्लेज इन सिनेमा। ठीक है, तो ये इनको जो भानु अथैया है इनकी रिसेंटली डेथ हो गई थी, 91 ईयर ओल्ड ये थे, 1983 वन भानु अथैया हु पास्ड अवे ऑन थर्सडे 91। तो इनको ऑस्कर भी मिला था फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन फॉर गांधी। ठीक है, तो ये चीज़ भी है, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन फॉर गांधी भानु अथैया। और सिटी एंड द डेल्यूज, तो ये जो है रेनफॉल से रिलेटेड ही बातें की जा रही हैं कि हमारे पास मतलब कोई प्लान अभी तक नहीं है। और अगर हम बात करें तो 72 आवर्स में जो थी 80 पीपल की जानें चली गई है ना, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका में। और पुणे में काफ़ी ज़्यादा जो टोरेंशियल रेन है वो देखने को मिल रही है सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर में। और चेन्नई में जो है 5 साल बाद, 5 साल पहले आपको बताया फ्लड आया था। गुवाहाटी जो है सबमर्ज होता है हर साल। पटना, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, यहाँ पे भी जो मानसून है वो आता है। हैदराबाद में 100 साल में अभी इतना सितंबर में हैवीएस्ट रेनफॉल ये की गई है। एंड ऑन वेंसडे तेलंगाना कैपिटल रिकॉर्डेड हाईएस्ट 24 आवर्स रेनफॉल, है ना, अक्टूबर। तो ये चीज़ बोली गई है कि ये काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इनिशिएटिव्स हैं जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है ना, तो इनके मतलब इतना ज़्यादा क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी इसमें नहीं है ना। तो इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू 2018 की अगर हम रिपोर्ट देखें, सेंटर फॉर रिसर्च ऑफ द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजास्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ लोवेन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ब्रसेल्स, सीड्स, तो मोर देन 55% ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटीज़ आर प्रोन टू फ्लड्स। तो ये एक बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हमारी अभी भी मतलब कितनी है, 55% से ज़्यादा जो हमारी इंडिया की जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वो फ्लड प्रोन है। एंड अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स मोर पीपल विल लिव इन अर्बन सेंटर। अब ये बोला जा रहा है कि 2050 तक लोग गाँव में नहीं रहेंगे, कहाँ आएंगे, वो शहरों की तरफ आएंगे। रूरल्स जो है वो कहाँ आएंगे 2050 तक, शहरों की ओर आएंगे। और फिर ये एक इम्पेरेटिव हो जाएगा कि आपको जो हाउसेज हैं, रोड्स हैं, हॉस्पिटल हैं और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो उसको आपको ठीक से आपकी प्लानिंग उसमें करनी पड़ेगी। पॉलिसी मेकर्स को क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट्स एंड एरियाज हाइड्रोलॉजी, है ना, ये सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे मेंटेन करना होगा। एंड द सोल्यूशन कुड वेरी अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशन। जो क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी है तो इसका मिक्स होना चाहिए नेचुरल एंड टेक्नोलॉजिकल मीन्स, है ना, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल है हाफ स्टेप, तो ये सेंटर का जो डिसीजन था कि बोरो करने का, है ना, स्टेट का, कि काफ़ी वेलकमिंग है। लेकिन यहाँ पे यही बोला गया कि मोर क्लैरिटी इज़ नीडेड ऑन मोडेलिटीज़, है ना, रिमेनिंग जीएसटी शॉर्टफॉल। तो बस इसमें तो ये हाउ स्कूल रीओपन्स, तो यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें बताई गई किस तरीके से स्कूल्स को रीओपन किया जा सकता है। क्योंकि अभी जो है 15 अक्टूबर से बोला गया था कि स्कूल ओपन किए जाएंगे और सारे ही लोग, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, वो सभी ये चाहते हैं कि हर कम्युनिटी के सारे बच्चे स्कूल जाए और धीरे धीरे जो सेफली मतलब जो पहले की तरह जैसे जब स्कूल जाते थे तो उसी तरीके का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए, नॉर्मलसी की ओर चले जाए, है ना। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिए गए हैं मेथड कि क्या करना चाहिए। तो क्योंकि जो हमारे जो अगर हम स्कूल सिस्टम्स की बात करें तो वो एक सेंट्रलाइज्ड है, हायरार्किकल है ना। बहुत सारे जो की डिसीजन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो टॉप लेवल पे लिए जाते हैं, मतलब वो ग्राउंड रियलिटीज़ से काफ़ी दूर रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में हो क्या चीज़ें रही है, और डिसीजन लिए जाते हैं जो इनसे अवगत नहीं रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इस चीज़ को मतलब बदलना होगा। जो लोकल कंडीशंस हैं और जो कम्युनिटी है उनका परसेप्शन किस तरीके का है ना, तो उनका काफ़ी ज़्यादा रोल होगा वहाँ के जो लोकल लेवल पे अगर आपको स्कूल वगैरह ओपन करना है ना। तो ये चीज़ है। दूसरा ये बोला गया कि स्कूल ओपन ऑल एट वंस ऑन अ गिवन डे, गेट्स आर अनलॉक्ड। मतलब पहले ये होता था कि स्कूल जब ओपन होते तो सीधे सारे स्कूल ओपन हो जाते थे, सारे गेट एक साथ ओपन होते थे, चिल्ड्रन एंड टीचर्स भी थे अराइव ऑल एट वंस। लेकिन अभी इस साल डिफरेंट है, अभी कुछ सिटीज़ और विलेजेस में केवल टीचर ही जो है स्कूल जा रहे हैं ऑलरेडी, है ना। एज वी थिंक अबाउट अ ग्रेजुअल फेस प्लान टू ब्रिंग चिल्ड्रन बैक, तो ये है कि वार्मिंग अप जो है वो करना होगा, विजुअलाइज करना होगा इस पीरियड को टू इनेबल चिल्ड्रन फैमिलीज टू गेट रेडी। और टीचर्स जो है इंडिविजुअल मीटिंग सेटअप करा सकते हैं पेरेंट्स के साथ रोटेशन बेसिस पे, है ना, और वो देख सकते हैं कि फाइंडिंग आउट हैज़ मतलब हाउ द फैमिली हैज़ बिन कोपिंग एंड सो सजेस्ट स्कूल रेडीनेस एक्टिविटीज़, ये सब सजेस्ट कर सकते हैं। और जो बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि वो
वो इन्वॉल्व ही नहीं रहते, अपने बच्चा उनका क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है उससे उसको ज़्यादा मतलब नहीं रहता है ना, अपने स्कूल लाइफ से। तो इस टाइम पे जब स्कूल का जो जैसे पूरी तरीके से बंद हो गया, तो पेरेंट्स हैव हैड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग थ्रू वट एवर वॉज पॉसिबल एट होम, है ना। तो उनके जो एफर्ट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए स्कूल्स और टीचर्स के द्वारा, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए जिन्होंने अपने बच्चों पे मेहनत की है ना। सो ग्रेजुअल स्कूल्स रीओपनिंग कैन बी गुड टाइम फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स फॉर इंटरेक्ट एंड फॉर्म ऑफ क्लोजर रिलेशनशिप। तो यही सारी चीज़ें यहाँ बोली गई है कि प्लान करना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि जो ASER है, यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसने भी इंडिकेट किया था फॉर मैनी चिल्ड्रन बेसिक स्किल्स ऑफ रीडिंग, है ना। तो मतलब अर्थमेटिक में भी वो काफ़ी ज़्यादा लो हैं, और रीडिंग जो बेसिक स्किल्स रीडिंग होती है वो भी नहीं कर पाते हैं। और 5 years के स्कूलिंग के बाद चिल्ड्रन इज स्टैंडर्ड 5 ऑलमोस्ट 50% कुड नॉट रीड अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी, है ना। तो ये भी है जो मतलब वो पढ़ भी नहीं सकते हैं सिंपल शॉर्ट स्टोरी, और ये सारी चीज़ें भी इस रिपोर्ट में कही गई थी, है ना। और रीडिंग जो है बेसिक अर्थमेटिक, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अभी आपको पता है कि अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसमें भी हमने प्राइमरी जो फाउंडेशन स्किल्स है, प्राइमरी स्कूल्स है, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है ना। तो यहाँ प्रथम जो है, प्रथम भी एक यही जो है इसी चीज़ में मतलब फोकस कर रहा है कि टीचिंग एट द राइट लेवल, है ना। इस मेथड में क्या होता है, चिल्ड्रन जो स्टैंडर्ड 3rd तक होते हैं, वो इससे ज़्यादा या फिर स्टैंडर्ड 3rd तीसरी क्लास तक उनके पास मतलब कोई दे डू नॉट हैव टू लर्न टू रीड और टू अर्थमेटिक ऑपरेशन और हेल्प टू एक्वायर दीज स्किल्स, है ना। तो उनको ये सारी स्किल्स जो है कि टीचिंग एट द राइट लेवल, तो ये सब चीज़ें उनको सिखाया जाता है। और बस यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि द गोल मस्ट बी टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन इन स्टैंडर्ड 3rd एंड हायर आर एबल टू रीड फ्लुएंटली, कि वो एक तरह से जो बेसिक अर्थमेटिक्स है वो मतलब कॉन्फिडेंस के साथ वो किसी चीज़ को रीड कर सके और सॉल्व कर सके, है ना। तो ये मोटिव यहाँ पे होना चाहिए स्कूल्स का और टीचर्स का, पेरेंट्स का। यहाँ पे ED के बारे में आप बार बार देख सकते हो। यहाँ पे बोला गया कि इंडिया में गेट कोविड वैक्सीन बाय मार्च सेज सीरम ऑफिशियल, है ना। तो मार्च तक ये आएगी, और 700 to 800 मिलियन वैक्सीन डोज जो बनाने का प्लान यहाँ पे किया जा रहा है। तो ED अटैचेस 122 करोड़ ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। और यहाँ पे भी ED अटैचेस असेट ऑफ वाइफ एंड ED सीक्स DMK MP असेट्स ओवर फेमा वायलेशन। तो यहाँ पे ED के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहले जो था ED, सबसे पहले तो कब ये इसकी स्थापना हुई थी, प्रवर्तन निदेशालय से बोलते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। कब हुई थी, 1 मई 1956 को, ठीक है, एज अ इन्फोर्समेंट यूनिट। उसके बाद इसका नाम चेंज करके 1957 में क्या कर दिया, इलेक्टोरल मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया था ED। और उस टाइम पे ये क्या था, जो इकोनॉमिक अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके अंतर्गत आता था। 1960 में इसको कहाँ कर दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत ये आता है अभी, ठीक है। और बाकी इसमें जो 2 एक्ट हैं, ठीक है, यहाँ पे एक आपको दिख रही है फेमा वायलेशंस, है ना, फेमा, और दूसरा क्या है PMLA 2002, है ना। और फेमा जो है 1999 का है। तो इसमें जो सिविल्स मैटर है उस पर मतलब इनिशिएटिव लिया जाता है, और PMLA में जो क्रिमिनल जो एक्ट होते हैं तो उसको भी कंसिडर किया जाता है ना। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो यहाँ पे बोला गया है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37, ठीक है, फेमा के भी कुछ सेक्शन है, जैसे 37A है फेमा का। तो उसमें ये बोला गया कि एनी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इनमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन सिक्योरिटी, कोई इनमूवेबल प्रॉपर्टी है वो इंडिया के बाहर है और इज सस्पेक्टेड टू हैव बीन हेल्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ फेमा, ठीक है, तो वहाँ पे फेमा भी लग सकता है। और ED को एम्पावरमेंट दी गई है, एम्पावर्ड किया गया है टू सीज वैल्यू इक्विवेलेंट सिचुएटेड विद इन इंडिया ऑफ सच फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ED को ये पावर दी गई है। तमिलनाडु गवर्नमेंट टू रिजेक्ट एमिनेंस स्टेटस ऑफर्ड फॉर अन्ना यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये एमिनेंस जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है वो पता होना चाहिए आपको कि रिकग्निशन देता है जो कंट्री के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना। तो UGC ग्रांट करता है इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एमिनेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। गुपकार जो अलायंस एजेंडा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो 6 नेशनल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, तो वो क्या आई थी, एक साइन करने के लिए आई थी कि जो 370 आर्टिकल है वो क्या है, मतलब वो एंटी नेशनल और ये सब चीज़ें हैं, है ना, उसको एब्रोगेट नहीं करना चाहिए। और ये यहाँ पे यही BJP ने बोला है कि ये एजेंडा जो है एंटी नेशनल फोर्सेस का है, दैट वांट टू डीएस्टेबलाइज द सिचुएशन इन द वैली, है ना, जम्मू कश्मीर में। तो ये है।
ज़्यादा लेंदी हो गई वीडियो, बट ठीक है। प्राइम मिनिस्टर विल सून डिसाइड ऑन रिवाइजिंग मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि रिसेंटली 2 जून को इसी साल 2020 में जो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो उन्होंने टास्क फोर्स सेटअप की थी कि उनको देखना है कि वुमेन की जो मैरिज की एज है उसको बढ़ा के 18 से 21 कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, है ना। तो जिससे क्या हो, जो लोअर करे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो MMR होता है, तो उसको क्या किया जाए, उसको कम किया जाए, और जो महिलाओं में जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको इम्प्रूव किया जाए, है ना, दूसरे इनिशिएटिव के साथ साथ। तो काफ़ी सारे जो चीज़ें थी, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे उनकी बात की। अभी जो FAO है, यानी कि फूड, कल वर्ल्ड फूड डे भी था, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। अभी हम FAO के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, वैसे मैं अभी बता देती हूँ, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आप मुझे बताना, ठीक है, हेडक्वार्टर आप मुझे बताना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस थे पहले कोरोना वायरस के। एंड द नेसेसरी डिस्कशन इज गोइंग टू बी ऑन डिसाइड व्हाट शुड बी द आइडियल एज ऑफ मैरिज फॉर डॉटर्स। आई ऑल्सो गेट लेटर्स फ्रॉम सच कॉन्शियस डॉटर्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये चीज़ बोली गई है। और यहाँ पे एक 75 डिनोमिनेशन 75 जो कॉइन था वो भी एक रिलीज़ किया गया था प्राइम मिनिस्टर ने। 75th एनिवर्सरी थी FAO की। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये देख सकते हैं हम कि जो सेक्शन 5 का जो थर्ड है, क्लॉज थर्ड ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तो यहाँ पे महिलाओं की एज कितनी सेट की गई है, 18 की गई है। मतलब 18 ईयर्स में सेट्स 18 ईयर्स एज द मिनिमम एज। ठीक है, 18 ईयर्स मिनिमम एज है फॉर द ब्राइड, एंड 21 किसकी है, ग्रूम की है। ठीक है, और अगर हम मेरे यहाँ पे बाल विवाह जो होते हैं ना, चाइल्ड मैरिज, तो वो चाइल्ड मैरिज कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड, वो भी वॉइड हो सकती है अगर माइनर उसके लिए रिक्वेस्ट कर रही है। ठीक है, और इस्लाम में जो मैरिज है माइनर की, वो जब ये बोला जाता है कि हु हैज़ अटेंड प्यूबर्टी इज कंसिडर वैलिड। ठीक है, प्यूबर्टी की एज अगर आप लड़की ने हिट किया तो वो क्या है, फिर उसको वैलिड कंसिडर करार दिया जाता है। द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ऑल्सो प्रिस्क्राइब 18 and 21 ईयर्स ऑफ मैरिज एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज फॉर वुमेन एंड मैन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे और क्या बातें हुई हैं कि 17 रिसेंटली डेवलप्ड बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ जो है क्रॉप्स की, उसका भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया। उन्होंने ये बोला कि जो कॉमन वेराइटीज़ हैं सम क्रॉप्स में, तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो इस वजह से बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ जो है डेवलप की जाएंगी, ओवरकम जो शॉर्टकमिंग्स है उसके लिए, है ना। और महिलाओं का जो मतलब गर्ल्स का जो सेकेंडरी एजुकेशन है, तो वो भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। 2010 से 2014 की अगर जो रिपोर्ट है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER यूनेस्को के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो भी इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पे इनरोलमेंट गैप जो है गर्ल्स और बॉयज़ का नैरोड सिग्निफिकेंटली, इवेंचुअली लेड टू गर्ल्स ओवरटेकिंग बॉयज़ इन सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। जल शक्ति मिशन, जल जीवन मिशन, मिशन इंद्रधनुष, स्वच्छ भारत मिशन, और जो न्यूट्रिशन मिशन है, पोषण अभियान, न्यूट्रिशन एंड केयर, हेल्थ एंड ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, तो इस पर भी ज़्यादा बातें की गई। अब यहाँ पे जो दिल्ली के CM हैं, यानी कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी, तो उन्होंने ये कहा है कि 91 एफिलेटेड कॉलेज हैं DU के और इंस्टीट्यूशंस हैं, और IP यूनिवर्सिटी के 127 एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन और कॉलेज हैं। और जो DU एक्ट था वो कब बना था, ब्रिटिशर्स के द्वारा 1927 में बना था। ठीक है, तो इन दिस एक्ट इट इज़ रिटन दैट इफ़ एनी न्यू कॉलेज इज ओपन इन दिल्ली इट कैन ओनली बी एफिलेटेड टू DU एंड नो अदर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ये बोला है कि 30 साल से काफ़ी सारी चीज़ें हैं और अभी कोई भी न्यू कॉलेज ओपन नहीं किया है DU ने, एंड इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो एज देयर कैपेसिटी इज़ फुल, है ना। तो आप यहाँ पे 100% जैसे कट ऑफ जारी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अगर लेडी श्री राम कॉलेज की बात करें, वहाँ पे इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस की ज़्यादा डिमांड है, तो वहाँ पे 100% जो कट ऑफ है वो जारी है। तो इस वजह से आप और जो न्यू कॉलेजेस है वो ओपन करो, है ना। यहाँ पे सॉलिडेरिटी टायर के बारे में ही आया। ये माइग्रेंट गॉडेस है, तो आइडल ऑफ दुर्गा, आज से नवरात्रि स्टार्ट है। तो ये भरिशा क्लब है इन बेहाला, साउथ कोलकाता में। तो इन्होंने डिपिक्ट किया है माइग्रेंट्स मदर इन ऑर्डिनरी साड़ी एंड विदाउट ज्वेलरी, है ना। तो ये अपने जो चाइल्ड है, ऐसी फ़ोटो क्योंकि हमको देखने को मिल रही थी ना, बहुत सारे बच्चों को पकड़ के, मतलब माइग्रेंट्स जो थे वो जा रहे थे अपने घरों को। तो ये है सफरिंग माइग्रेंट लेबर्स, इनके ये डिपिक्ट किया है। एंड चाइना इंसिस्ट इंडिया वेकेट चूसुल हाइट्स, है ना, इंडिया से इस क्लियर पेंगोंग नॉर्थ। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप जो नॉर्थ बैंक के पेंगोंग का, उसको आप क्या करो, वहाँ से अपने ट्रूप्स को हटाओ, विड्रॉ करो, और हम चाइना का ये कहना है कि आप चूसुल बॉर्डर से हटाओ, है ना। तो ये आप देख सकते हो मैप, ये जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न लद्दाख की ये बातचीत हो रही है। ये नॉर्दर्न बैंक है, ये पेंगोंग सो लेक है, ठीक है, और ये साउथ बैंक है इसका। यहाँ पे चूसुल बॉर्डर है, बॉर्डर मीटिंग पॉइंट इसको बोलते हैं ना, BMP, है ना, मीटिंग पॉइंट। इस पांगुर गैप यहाँ पे है, यहाँ पे रेजिंगला रेचनला है, और यहाँ पे एक मोल्डो भी है चाइनीज साइड की, LAC ऑफ चाइनीज साइड, है ना। तो ये सारी चीज़ें। और
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।